तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट समाजकार। ये तृतीय प्रश्न पत्रों पर बात कर रहे हैं हम लोग। दिसंबर 2013 के समाज कार्य का ये प्रश्न पत्र है आपका, विगत वर्षों का। प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए 2013 का पेपर है आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 21 है। कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण के दो मुख्य रूप क्या हो सकते हैं? क्या वर्ग भू संपत्ति, क्या समाज और समुदाय, ऑप्शन सी जाति और वर्ग, ऑप्शन डी परिवार और नातेदारी। क्या बताना उचित समझेंगे आप लोग? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए गलत जवाब। और बताएं कोई? जी सर। ऑप्शन अगर हम बात कर रहे हैं तो सी यहाँ पर आप कह रहे हैं, क्लास एंड कास्ट को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सामाजिक स्तरीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने। सामाजिक स्तरीकरण, और सामाजिक स्तरीकरण का मतलब यही होता है कि जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उसकी प्रतिष्ठा, संपत्ति, शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च और निम्न रूप में स्वीकृत किया जाए या स्तरीकृत किया जाए, वही आपका सामाजिक स्तरीकरण कराता है। तो जो उच्च और निम्न की बात कर रहा है वो बेसिकली जाति और वर्ग को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो वो जाति और वर्ग को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन आपका सही माना जाएगा यहाँ पर। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, है ना। याद रखिएगा सभी लोग, एक विद्वान इनमें काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे थे, रेमंड मुर्रे। आपने नाम सुना भी है रेमंड मुर्रे के बारे में। रेमंड मुर्रे की परिभाषा क्या बताती थी, बताएं जरा एक बार। सामाजिक स्तरीकरण में रेमंड मुर्रे की परिभाषा क्या बताती थी? उच्च और निम्न के हाँ विभाजित। हाँ, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है सामाजिक स्तरीकरण में कि समाज का एक वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च अथवा निम्न सामाजिक इकाइयों में विभक्त किया जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। उनका पूरा नाम रेमंड मुर्रे है। ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे अगर हम बात करें सदरलैंड के बारे में, तो उन्होंने भी बोला था कि कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में जब उच्च स्थिति प्राप्त होती है, वो भी आपकी क्या बन गई? सामाजिक स्तरीकरण बन गई। वो भी आपका क्या बन गया? सामाजिक स्तरीकरण बन गया। सामाजिक स्तरीकरण को देखा गया है दो भागों में, उसको वर्गीकृत किया गया। एक वर्ग बना था उनका जाति, दूसरा जो बनाया गया था वो वर्ग बनाया गया था। जाति के आधार पर व्यक्ति अथवा समूह का सामाजिक स्तर निश्चित करना जातिगत स्तरीकरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जातिगत स्तरीकरण कहलाता है। जैसे मैं अगर बात करूं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ठीक उसी के विपरीत जब हम लोग बात करते हैं तो व्यक्तियों की उसकी योग्यता, कुशलता, पद, अधिकार, कर्तव्य आदि के आधार पर उन्हें उच्च अथवा निम्न वर्ग में विभाजित करते हैं, तो वह वर्गगत स्तरीकरण कहा जाता है उसे, जहाँ पे पद के आधार पर ऑफिसर का उच्चतम और सिपाहियों का निम्नतम स्तर देखा गया है या पाया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। कोई लोगों को अगर इस प्रश्न से डाउट है तो आप पूछ सकते हैं विजय सर, कदम जी, दीपा, अनन्या। अनन्या पूछ सकते हो आप सर। ना? सर क्लियर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक स्तरीकरण के नेक्स्ट प्रश्न पे बात करेंगे, तो सोशल डायग्नोसिस संबंधित प्रश्न हमारे सामने है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सोशल डायग्नोसिस भी। दोनों के दोनों बैक टू बैक क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट के रूप में। और सोशल डायग्नोसिस नामक पुस्तक 1917 में, और वो नाम आती है किसकी? मैरी रिचमंड की। एच एच पल्लमैन आप जानते हैं भली भांति तरीके से, आप इनसे परिचित हैं। समस्या समाधान के उपागम में इनका नाम देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं अगर हम एच बी ट्रेकर के बारे में, तो आप कहते हैं कि सर सोशल ग्रुप वर्क में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस को लेकर आए थे 1948 में। बात जब करते हैं हर्बर्ट बिस्नो के बारे में, तो समाज कार्य के दर्शन में ये अपनी भूमिका लेकर आते हैं। मैंने आप लोगों को इन सभी के बारे में पढ़ा रखा है। क्वेश्चन बहुत ही सरल था परंतु काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही माना जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया 23 नंबर का। कह रहा है कि जब दो चरों के बीच थोड़ा डैश मौजूद होता है तो विकर्ण सरणियों के बिंदु चतुर्थांशों के बीच यादृच्छिक के रूप में वितरित प्रतीत होता है। तो आप उसे क्या अंतर बोलेंगे, सहसंबंध बोलेंगे, या समासरण बोलेंगे, या आप साहचर्य बोलेंगे? क्या कहना उचित समझेंगे आप सभी लोग? सहसंबंध। बी। बी।
कोरिलेशन, जब दो चरों के बीच में थोड़ा सा साथ संबंध मौजूद होता है तो ऐसी कंडीशन पर हम सारणियों के बिंदु में चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो यही ऑप्शन सही माना जाएगा आपका सह संबंध। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। देखिए कोई बच्चा ज्वाइन हो रहा है, आगे बढ़िए। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, अच्छा देखिए जो समासरण है, अन्य विषयों का निवेश इसको कहा जाता है। विश्लेषण करने का, या आप ये कह लीजिए तैयारी करता है, ये किसी चीज़ को एनालाइज करने की बात करता है, उसको समासरण कहते हैं। साहचर्य क्या कहता है आपसे, कहता है समूह के साथ काम करने की जो प्रक्रिया बनती है वो साहचर्य को रूप लेता है। यानी एक प्रकार से चाहे वो केस वर्क का काम हो, समूह के साथ बन रहा हो, या समूह का काम हो, ग्रुप वर्क के साथ बन रहा हो, तो वो एक प्रकार का एसोसिएट करने की बात करता है। अंतर तो आपको स्पष्ट ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। विषय का विशिष्ट लक्षण जो एक या ज़्यादा भिन्न मानों का रूप ले लेता है क्या कहलाता है? क्या आप आंकड़े कहेंगे, चर कहेंगे, परिकल्पना कहेंगे, या आप मापनी या पैमाना कहेंगे? क्या बोलेंगे आप? विषय का विशिष्ट लक्षण जो एक या ज़्यादा भिन्न मानों के रूप में लेता है तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं, है कि नहीं? वेरिएबल की परिभाषा क्या होती है? बताएं, चर की परिभाषा क्या होती है? अरे भाई बताइए तो सही। हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है? हेलो, करते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो विषय का विशिष्ट लक्षण जो एक या ज़्यादा भिन्न मानों का रूप ले लेता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वेरिएबल्स नाम देते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और चर की जब भी कभी परिभाषा को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इसी तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को बताते हैं रिसर्च के दौरान में। इन सभी चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें किसी एक या अन्य कारण से बदलाव आता है, अर्थात चर कोई भी चीज़ जिसका नाम बदले हुए उसी चर को हम लोग नाम दे देते हैं जो रीजंस बना रहा है, जो बदल रहा है, जो कंडीशन बदल रहा है, चाहे वो आश्रित हो चाहे वो निराश्रित हो, उसी को हम लोग चर का नाम देते हैं, वेरिएबल्स का नाम देते हैं हम लोग। याद रखेंगे सभी लोग, चर वस्तुओं, घटनाओं या व्यक्तियों के मापन योग्य किसी भी गुण को हम चर कह सकते हैं। ये भी याद रखिएगा। एक चर एक चिन्ह यानी सिंबल है जिससे अंक या मूल्य अंकित किया जा सके, उसे हम चर संख्यात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है। चर का मतलब होता है कि उस गुण विशेष से है जिसकी उपस्थिति विभिन्न स्थितियों में विभिन्न प्रकार की हो सकती है और उसमें समय और स्थिति के हिसाब से भी बदलाव हो सकता है, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? चर ही कहेंगे। कहीं दो या दो से अधिक श्रेणियों में युक्त किसी विशेष या विशेषता से है, जहाँ प्रतिभागी श्रेणी विशेष जिसमें वह संबंधित है, जिसका हिसाब से भिन्न दिखाई देता है, तो उसको भी हम लोग वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं। याद रखिएगा सभी लोग वेरिएबल्स के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। 25 हमारे सामने है प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब था? बताएं। 75 है ना सर? 1975 अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, और आप भली भांति तरीके से परिचित हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से सन 1975 में 8 मार्च को पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। 1975 ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा। बहुत सरल प्रश्न, आप सभी लोगों को इस प्रश्न के बारे में जानकारी होगी अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 26 के बारे में। दैनिक मांगों के प्रति क्षतिग्रस्त अनुकूलन के साथ जन्म से उपस्थित गंभीर स्थिति क्या कहलाती है? क्या आप उसे मानसिक रोग कहेंगे या मानसिक मंदता कहेंगे या दोनों कहेंगे?
दोनों सर। दोनों कैसे कह सकते हैं? मैंने आप लोगों से एक नहीं कई बार मैंने आप सबको बताया है कि जो मानसिक मंदता है, जिसको मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं हम लोग, वो एक कंडीशन है, वो एक कंडीशन है, वो जन्मजात है। मानसिक रोग जो होता है वो जन्म के बाद होता है। हो सकता है कहीं सिर में चोट लग जाए, उससे हो गया वो मानसिक रोग। हो सकता है वो डिप्रेशन के माध्यम से हो गया हो सकता है जैसे आपने तेरे नाम एक मूवी देखी है, वो भी एक मानसिक रोग है तेरे नाम की। जो एक्टर सलमान खान है, उन्होंने मानसिक रोग की भूमिका निभाई है। आपने शपथ मूवी देखा होगा, शपथ मूवी में जॉनी लीवर एक मानसिक रोग की भूमिका नहीं निभाया है, उसने मानसिक मंदता की भूमिका निभाई है। दोनों में अंतर है, वो जन्मजात थे उसमें, और मानसिक रोग अलग है और मानसिक मंदता अलग है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा था जन्म से उपस्थित, तो मानसिक मंदता है, ऑप्शन नंबर बी है ना, जन्म से उपस्थित है ये। और मानसिक रोग जन्म के बाद होता है। आगे बात करेंगे दमन को और क्या कह सकते हो आप? दमन को और क्या कह सकते हो आप? क्या और नाम उसको दे सकते हो? क्वेश्चन नंबर 27 जी। मनोवेग का प्रावरोध, मतलब अवरोध, मनोवेग का अवरोध, डी वाला ओके मतलब है। यानी जो है अंशकित मनोवेग का प्रावरोध होता है। ये एक प्रकार से रिप्रेशन यानी एक प्रकार से दमन की प्रक्रिया संचालित हो रही है। यही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। बात आ रही है विल्गन की। विल्गन आप देख रहे होंगे, अगर हम बात करें किसकी बात करते हैं, इरिक रिक्शन का, तो उन्होंने बेसिकली अलग होने की क्रिया बताया है। विल्गन का मतलब सिचुएशन, परिस्थितियां अलग अलग को बताया है ना। तो संचारी रोगों की रोकथाम एक रोगी से दूसरे रोगियों का कार्यकर्ता विशेष देखभाल करता है इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं औचित्य स्थापन, तो उचित अवस्था या भाव की स्थापना करना, किसी विचार या मत की तर्क संगत स्थापना करना औचित्य स्थापन कहलाता है। अतीत में भटकना, भूतकाल में भटकना, जहाँ पे विगत या पिछली चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है, वो बेसिकली भूतकाल में भटकना कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा। अंशकित मनोवेग का प्रावरोध है, दमन का एक दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में आयु पिरामिड, जिसको हम पिरामिड कहते हैं, सूची स्तंभ का आधार किस कारण से विस्तृत है? क्या कहना उचित समझेंगे? उच्च मृत्यु दर कहेंगे, उच्च रुग्णता कहेंगे, उच्च जन्म दर कहेंगे, उच्च मातृ मृत्यु दर कहेंगे? ऑप्शन बताएं आप। 28 का क्या सही जवाब देना उचित समझेंगे? उच्च जन्म दर। उच्च जन्म दर। यहाँ पे आपका उच्च जन्म दर ही करेक्ट है। जनसंख्या पिरामिड बेसिकली त्रिकोण प्रदर्शित करता है। आप ये बात समझ रहे होंगे प्रश्न के माध्यम से। और W.M. थॉमस ने और आर्थर लेविस ने इसके बारे में बताया है, आयु पिरामिड के बारे में। दंड आरेख के माध्यम से जो आयु पिरामिड भारत में एक प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया, जिसके आधार पे वो कारण बताया, विस्तृत लेवल पर वो उच्च जन्म दर को बताया। क्या बताया यहाँ पे? अगर हम बात करते हैं तो उच्च जन्म दर ऑप्शन नंबर सी में है। यही आपका करेक्ट जवाब है। यही आपका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में आयु पिरामिड का आधार उच्च जन्म दर विस्तृत है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, यही आपका सवाल का सही जवाब है। सर आयु पिरामिड किसने दिया, नाम क्या बताए थे, फिर से बता देंगे? W.M. थॉमस एंड आर्थर लेविस। जो किसी विशेष देश के व्यक्तियों की आयु संरचना और लिंग के अनुपात का प्रतिनिधित्व करती है, उसे हम लोग जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। याद रखने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब जो होगा सी वाला करेक्ट होगा। पता है इसका उपयोग क्यों करते हैं पिरामिड?
या किसी विशेष आयु वर्ग के किसी विशेष देश की जनसंख्या की पहचान करने में मदद करता है पिरामिड। यह देश में पुरुष और महिलाओं के अनुपात में या उसके बारे में जानकारी देता है। ये पिरामिड भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक आर्थिक या सामाजिक विकास की पहचान करता है आपका ये पिरामिड। हमारे देश में लिंग भेद करने में भी मदद करता है ये पिरामिड। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है, प्रश्न है आप सभी के लिए, इस पे स्टार लगा लीजिए। हो सकता है 2022 में आप लोगों के ये प्रश्न देखने को मिल जाएं, सितंबर 2022 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। आपने नाम सुना होगा निद्रा आने में कठिनाई क्या कहलाती है। मैंने शायद आप लोगों के बारे में बताया भी था, एक बताया था। हाँ एक ऑप्शन में आया था, हालांकि वो ऑप्शन सही तो नहीं था, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 29 कहता है अनिद्रा या इंसोम्निया में रोगियों या रोगी की पर्याप्त और अटूट नींद नहीं आती, जिसमें रोगी की आवश्यकता अनुसार विश्राम नहीं मिल पाता है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुधा थोड़ी सी निद्रा या अनिद्रा से रोगी के मन में चिंता उत्पन्न हो जाती है, जिससे रोग और भी बढ़ जाता है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंसोम्निया। इंसोम्निया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी वाला आपका यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बात आती है हाइपोसोमिया के बारे में। हाइपोसोमिया का मतलब होता है एक प्रकार से अति निद्रा। क्या नाम आता है इसका, अति निद्रा। अब आपको एनोरेक्सिया नरोसा के बारे में आपको मालूम होगा, कम खाने का विकार और बुलिमिया क्या बताता है आपको, अधिक खाने का। हाँ, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए जरा, एक अवधारणा के रूप में जनहित याचिका का उद्भव कहाँ से हुआ है। सर ये तो PIL 1960 में यूएसए में सामाजिक कार्यवाही याचिका जो अधिक भूमिका निभाया है एक प्रकार से, तो 1960 इज द राइट आंसर। भारत में अगर PN भगवती का नाम आता है तो 1980 आता है। 1980 में पहला पूछा, ये एक अवधारणा के रूप में जनहित याचिका का उद्भव तो भाई जाहिर सी बात है यूएसए में 1960 में। ऑप्शन नंबर पहला सही है या डी सही है, बताएं क्या कहना उचित समझेंगे। 30 का पहला उद्भव पूछा था, इसलिए उद्भव का मतलब आधार यही था, यूएसए था। सोशल वर्क एंड फिलोसफी, दर्शन आ गया नाम। अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि किस विद्वान का नाम आता है। हर्बर्ट बिश्नो इज द राइट आंसर। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था। ऐसे प्रश्नों से आप लोग रूबरू हो जाइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। पहला करेक्ट जवाब है। लिंडेमैन के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। ये एक ऐसा विद्वान है जो कम्युनिटी वर्क में आता है, अपने रणनीतियों को लेकर आता है। यहाँ तक कि समाज कार्य के दर्शन में समाज कार्य दर्शन के साथ साथ कोनोफ्का भी एक ऐसा विद्वान है। लिंडेमैन, हर्बर्ट बिश्नो, कोनोफ्का, ये सभी लोग समाज कार्य के दर्शन में देखने को हमें मिलते हैं। 3 विद्वान ऐसे हैं। थॉर्नडाइक आपको मालूम होगा ट्रायल एंड एरर की थ्योरी को लेकर आते हैं, जहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रयत्न और प्रयास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, गलतियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी बात कहने वाला कोई अगर विद्वान है या था तो वो कौन है, थॉर्नडाइक। HB ट्रेकर के बारे में नाम सुना ही होगा। HB ट्रेकर इज द राइट। अगर हम बात करें तो सोशल ग्रुप वर्क में इन्होंने क्या बोला है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। ठीक है, बात करेंगे 32 के बारे में। व्यवस्था के रूप में समूहों के बारे में हमारी समझ के लिए प्रमुख योगदानकर्ता कौन है। टालकाट पार्सन। व्यवस्था के बारे में जब कभी बात आती है तो किसका नाम आता है सिस्टम के लिए, टालकाट पार्सन्स आते हैं। हम की भावना अगर कोई शब्द लेकर आता है तो कौन आता है, बोगार्स। द्वितीयक समूह की बात करते हैं तो जहाँ पे उन संबंध का विरोध के रूप में है जो प्राथमिक समूह के बारे में कहा गया है, विरोध के रूप में, वो कौन कहता है, डेविस कहता है। गार्विन की बात करते हैं तो समाज कार्य अभ्यास की बात करते हैं, समाज कार्य अभ्यास की बात गार्विन कहते हैं।
एक मिनट देखिए, कोई शायद ज्वाइन हो रहा है। चलिए आगे आगे बात करते हैं 32 के बारे में। निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यक्रम सेवा कौन सा नहीं है? क्या उचित समझेंगे आप? ये युवा क्लब वाला नहीं लग रहा है सर। समुदाय सी वाला। आधारित सर, सी ऑप्शन। समुदाय आधारित युवा क्लब, तो ये आपका सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं है। बाकी भिक्षावृत्ति विरोधी भी है, जहां रोकथाम को लेकर 1959 में मुंबई में किया गया था। जब बंदीगृह कल्याण सेवाओं की बात करते हैं हम लोग, तो कहाँ नाम आता है? महानिरीक्षक और सेवा सुरक्षा या सुधार सेवाओं को लेकर 1985 में। किशोर अपराधियों के लिए विशेष विद्यालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1986, 2000, 2015 और 2021 में भी ये चर्चा पर चर्चा की गई है विशेष विद्यालयों को लेकर। समुदाय आधारित युवा क्लब, ये आपका गलत, यही आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्या आप लोगों को नहीं मालूम? हैमिल्टन सर, गाल्टन। अच्छा, इरेक्शन नहीं दिया गया क्या ऑप्शन में? नहीं सर, इरेक्शन नहीं है। फ्राइड हो जाएगा सर, फ्राइड। मनोसामाजिक में फ्राइड कहाँ से आएगा? फ्राइड होना चाहिए। फ्राइड कैसे होना चाहिए? अगर वो नहीं है, हैमिल्टन होगा सर, हैमिल्टन होगा, अगर वो नहीं होगा तो फ्राइड होना थोड़ी चाहिए भैया। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि तो मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है, मनोसामाजिक सिद्धांत थोड़ी ना दिया है फ्राइड। मनोविश्लेषणात्मक, मनोलैंगिक के नाम में आता है सिगमंड फ्राइड, स्किनर व्यवहार में आता है, हैमिल्टन मनोसामाजिक सिद्धांत हो या थ्योरी हो उसमें आता है, समस्या समाधान की कोई बात हो, 4 पीस को लेकर पार्लियामेंट आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का, है ना, हैमिल्टन। समझ में आ गया ना? बहुत सरल प्रश्न था ये तो। हाँ सर। चरों के पुनर्वर्गीकरण और करणात्मक अनुमान में डैश सहायता करता है? शोध का विकल्प, आंकड़ों का विश्लेषण, प्रतिचयन का प्रतिक्रिया, प्रतिचयन का गठन। क्या कहना उचित समझेंगे? 35 का बताएं। सर आंकड़े का विश्लेषण। बिल्कुल, जब चरों का पुनर्वर्गीकरण और करणात्मक अनुमान लगाते हैं तो उनमें आंकड़ों का विश्लेषण की सहायता हम लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बहुत सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके एक चर पर दूसरे चर के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है? सहसंबंध। सहसंबंध है सर, या ओके परीक्षा। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए जो समाश्रयण है, जो समाश्रयण है, इसका उपयोग करके एक चर पर दूसरे चर के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? समाश्रयण को। समाश्रयण को देख लीजिए आप, इंग्लिश में भी रिग्रेशन, क्या बोलते हैं? रिग्रेशन, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी ही करेक्ट रहेगा, ना कि सहसंबंध होगा, ना ही कि टी टेस्ट होगा, ना ही का परीक्षण होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 37 कि प्रायिकता प्रतिचयन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? अब देखिए जिसके अंतर्गत प्रायिकता में नहीं है, अब आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, सरल आएगा, अस्त्रीकृत आएगा और गुच्छ आएगा। कौन सा नहीं आएगा? उद्देश्यपूर्ण नहीं आएगा। उद्देश्य वाला नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी व्यक्तिक समाज कार्य की एक तकनीकी मानी गई? क्या सार्वभौमिकीकरण या प्रोत्साहन या दोनों? यूनिवर्सलाइजेशन मतलब होता है सार्वभौमिकीकरण, और सार्वभौमिकीकरण और प्रोत्साहन जहाँ पे आप इनकरेज कर रहे हैं, दोनों हो जाएगा सर। दोनों हो जाएगा। ये एक प्रकार की टेक्निक है, पैरवी आश्वासन टेक्निक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। इस चीज़ को आप सब लोग ध्यान रखिएगा,
देखिए, मध्यम ब्रोकर की भूमिका निभाने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मध्यम को, जो थिएटर कह सकते हाँ मीडिएटर कह सकते हैं, वही है, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। जॉइनिंग द मैसेज। ओके, बताइए। क्या सेवार्थी की परिस्थितियां, अभिप्रेरणाओं, क्षमताओं तथा बदलाव के अवसर को भली भांति समझना है? तो वो हो जाएगा। देखो, समझना तो होता है। देखते हैं और आगे भी देखते हैं। सेवार्थी की आवश्यकताओं की पहचान करता है और उसके संसाधनों का उपयोग करने में उसकी अभिप्रेरणा और क्षमताओं का निर्धारण करता है तथा सर्वाधिक उपर्युक्त संसाधनों का प्राप्ति उनकी सहायता करता है। सही है, लेकिन सर्वाधिक उपर्युक्त संसाधनों की प्राप्ति, अगर संसाधन ये काम ना करे तो थोड़ी ना होगा कुछ काम। मैं कहूँगा आपको अच्छा, एक मिनट इसको भी रखिए। अभी अप्लाइड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न है ये। व्यवहार में बदलाव लाने के लिए आवश्यक कौशलों का अपनाने का भी उसे शिक्षा देता है। व्यवहार में बदलाव लाने के लिए आवश्यक कौशलों को आप अपनाने के लिए उन्हें शिक्षा देता है। ब्रोकर शिक्षा तो देता है, व्यवहार में बदलने के लिए भी देता है। सामाजिक सेवा योजना से संबंधित कार्यकलाप विकसित करता है और उनका क्रियान्वयन और परिवीक्षण भी करता है। इन सभी में मैं बता दूं आपको कि जो मध्यम होता है भूमिका निभाने के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता की जो सबसे बेटर भूमिका है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्योंकि देखिए, परिस्थिति, अभिप्रेरणा और क्षमता बदलाव के अवसर भली भांति समझता है। ठीक है, सेवार्थी के समझता, उसके साथ काम करेगा, वो अच्छी बात है, उचित है, करना भी चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका होती है तो इससे बेटर ऑप्शन आवश्यकता की पहचान करेगा वो, और उसी आवश्यकता के आधार पर ही संसाधनों का उपयोग करेगा। उसे अभिप्रेरणा भी देगा, अभिप्रेरणा जो इसमें मेंशन है, ये ऑलरेडी इसमें मेंशन, यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, और क्षमताओं का निर्धारण करेगा और सर्वाधिक उपर्युक्त संसाधन जो होंगे, जैसी उसकी नीड होगी, उसको उसी के आधार पर उसकी मदद करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। इन चारों ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन आपका बी है, सबसे बेटर ऑप्शन बी है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही सही होगा 39 का। समझ में आया? हाँ सर, मैंने फ्लैट वाली ब्रोकर से लगा के देखा तो आ गया। हाँ, अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक समूह नेता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? जैसे देखिए, समूह नेता की, क्या समूह में अनुशासन लागू करना? क्या आप इष्टतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समूह को दृढ़ता से कहना? क्या आप निर्णयों को एक तरफा लागू करने की प्रयास करना? आप क्या ये कहेंगे कि सामाजिक समूह व्यवहार के लिए दंड देना? क्या आप उचित समझेंगे कार्य को एक समूह नेता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर, उसके कार्यों को, उसके कार्य को लेकर? अनुशासन लागू करना। अनुशासन लागू करना। अनुशासन, ऑप्शन बी सर। हाँ, इष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समूह को दृढ़ता से कहना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। यही कार्य एक समूह नेता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, कि सबसे अच्छा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समूह को दृढ़ता से कहना, यही आपका एक समूह नेता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो बी करेक्ट माना जाएगा। बी करेक्ट, एक तरफा तो गलत हो गया आएगा, समूह के व्यवहार के लिए दंड तो गलत हो जाएगा, और समूह अनुशासन लागू करता है, समूह अनुशासन नहीं, यहाँ पे प्रशासन लागू करता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का, प्रच्छन्न अधिगम। प्रच्छन्न अधिगम, प्रच्छन्न का मतलब होता है अव्यक्त। क्या होता है? अव्यक्त। अधिगम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, जिसको आप लेटेंट लर्निंग कहते हैं? लेटेंट लर्निंग कहते हैं। टोलमैन का है ये, एडवर्ड जेम्स टोलमैन का है, सन 1948 में लेटेंट लर्निंग की बात किया था। बैंडूरा दूसरे को देखकर सीखने की बात किया था, इसी को। तो देखो, परिहार एक प्रकार से ना
तनावपूर्ण है स्थिति से बचने के लिए है। जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव है यही आपका सही है। यही पलायन आपका जेफरी बात करता है, जेफरी। पलायन अधिगम कौन बात करता है? जेफरी बात करता है। संज्ञानात्मक जिन पियाजे बात करता है। परिहार कौन बात करता है? परिहार से परिहार मत समझ लेना, परिहार है ये जॉनसन का है, गोबर जॉनसन का है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा, बी वाला। तो ये पलायन वाला किसका बताया? प्लान वाला जेफरी वॉल्सो। ठीक है। उल्फ गैंग कोहलर इसका नाम है। लिखी थी एक किताब दी मेंटेलिटी ऑफ एप्स नामक पुस्तक, किसके बारे में थी वो? इनसाइट थ्योरी है सर। अरे वाह, वेरी गुड। इनसाइट थ्योरी थी लॉरेंस कोहलर की। सॉरी उल्फ गैंग कोहलर की। अंतर्दृष्टि मतलब कोहलर का अंतर्दृष्टि का हाँ, सूक्ष्म सिद्धांत। इनसाइड लर्निंग। जनजातीय जनसंख्या को सबमर्ज्ड ह्यूमैनिटीज के रूप में किस विद्वान ने परिभाषित किया? जनजातीय जनसंख्या को सबमर्ज ह्यूमैनिटी के रूप में किस विद्वान ने परिभाषित किया? घूरिए सर, डॉक्टर घूरिए। देखिए डॉक्टर हाँ डॉक्टर दास इस देखो, अगर मैं तो जलमग्न मानवता कर दिया था बाय डॉक्टर दास ने। सबमर्ज ह्यूमैनिटी बेसिकली एक समान नाम वाले परिवार के संग्रह को कहा गया। इंपीरियल अगर हम बात करें गेजेटियर ऑफ इंडिया, बेसिकली ऐसे संग्रह को बोला गया। तो मैं आप लोगों से कहूँगा इसका सही जवाब डॉक्टर दास एंड अन्य के नाम से साथ जाएंगे तो सही। डॉक्टर घोरे की बात करें तो पिछड़े हिंदू की बात किया था उसने। डॉक्टर एम.बी. ठाकुर की बात करेंगे, आदिवासी के बारे में बात किया था, आदिवासी की बात किया था। और के.डी. गागरेट की बात करें, के.डी. गागरेट की भूमिका नहीं है इसमें किसी से लेकर, लेकिन अगर हम बात करेंगे डॉक्टर दास के बारे में तो इनकी बात आती है, इसलिए आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। सी करेक्ट माना जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। 44 निम्नलिखित में से किसके लिए सहसंबंध सांख्यिकीय उपकरण है? संबंध को ज्ञात करना। हाँ। और मापता उसे संक्षिप्त सूत्र में अभिव्यक्त करना, ऑप्शन पहला ही सही है। पहला ही सही है, ठीक है, इसका पहला ही ऑप्शन सही है। जो डिस्पर्सन्स की बात करता है, विसर्जन का मापन करता है, वो बेसिकली बिखराव है, चीज़ों को दूर दूर फैलाने की प्रक्रिया है इसको। और अगर हम बात करते हैं कलन फलन, जिस तरह पर विचरण का परिकलन होता है, उसकी बात होता है कि ये गणितीय विशेषज्ञ के क्षेत्र में फंक्शन के न्यूनीकरण की बात करता है ये, और उस बिंदु को ज्ञात करना जिसे इर्द गिर्द चरों का गुच्छ हो। ये क्लस्टर है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही जवाब है 44 का। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, 45 के बारे में। विवाह को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? विवाह को किस रूप में परिभाषित करना उचित समझेंगे? क्या परिवार को स्थापित करने के लिए अनुमोदित सामाजिक पैटर्न को स्वीकार करना चाहेंगे? बिल्कुल। क्या आप पुरुष और महिला को सामाजिक रूप से स्वीकृति का सम्मिलित करेंगे? बिल्कुल। बच्चों को जन्म देना और उसके पालन पोषण के लिए संविदा की बात करेंगे, ये भी सही है। ये विवाह के रूप में परिभाषित हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। मस्तिष्क का वह भाग जो वास्तविक रूप पर स्थित होता है उसे हम क्या कहेंगे? ईद, ईगो, सुपर ईगो। ये बात है सिगमुंड फ्रायड की, जहाँ पे वास्तविकता की बात होती है। देखो मैंने इसके बारे में आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ, है ना, पढ़ाया भी आप लोगों से। आप क्या विवेक की बात आएगी तो परायण हो जाएगा ना? बिल्कुल। विवेक नैतिक सिद्धांत की बात होती है, तब आपका कहाँ रिप्रेजेंट होता है नैतिक सिद्धांत? आपको रिप्रेजेंट हो परा अहम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड रखने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा। ये आपका क्या कहलाता है?
ईगो कहलाता है, इसको हम लोग अहम बोलते हैं। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार प्रश्न रिपीट भी हुए, आप लोगों ने देखा भी होगा। जब कभी सेक्सुअल बिहेवियर थ्योरी की बात होती है, जब कभी काम भावना को जागृत करने की बात होती है बच्चों को लेकर, तो आप वहाँ पर नाम लगाइएगा, ईद को लगाइएगा सभी लोग। जब कभी भी आपके सामने नैतिक सिद्धांत पर आधारित की बात हो, तो उसको आप सुपर ईगो को रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47, मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे नहीं को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन ये है कि विभागों के लिए निश्चित कौशल व्यवस्था को एक ही ढंग से संरूपित करना होता है। पहला ऑप्शन आपके सामने, क्या आप इसको सही कहेंगे? तो होगा सर। बिल्कुल। सही है ये। मानव संसाधन सही नियोजन का उद्देश्य यही है कि विभागों के लिए निश्चित कौशल की व्यवस्था एक सही ढंग से निरूपित करे या संरूपित करे। जनशक्ति बाजार वातावरण का विश्लेषण नहीं है, ना ही भावी कौशलों का आवश्यकता का पूर्वानुमान है, ना ही वर्तमान के नियोजित मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग है। ऑप्शन नंबर आपको अगर हम बात करते हैं पहला सही है, लेकिन अगर कूट में आएगा तो आपका पहला और डी दोनों आपको सही रिप्रेजेंट करेंगे, ऑप्शन में आएंगे तो। उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन सबसे बेटर है, पहला ऑप्शन सबसे पर बेटर है। सर उन्होंने नहीं पूछा है ना। नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। एक मिनट, हाँ नहीं पूछा है, हाँ सही, तभी आपका बी सी डी होगा। गुड 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 गुड। नहीं में है, नहीं में निश्चित कौशल की व्यवस्था एक ही ढंग में नहीं होता है भाई, ठीक है। तो ये आपका सही रहेगा ए। अगर आपसे पूछेगा तो बी सी डी लगाइएगा, बी सी डी करेक्ट रहेगा आपका, बी सी डी करेक्ट रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 क्या बोलता है? शिक्षा और कार्य का अधिकार। हाँ, कार्य का अधिकार। आप जानते हो 21 के बारे में कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन, जहाँ पे RTE 2009 के अकॉर्डिंग कुछ बातें कही गई थी कि 14 वर्ष की आयु तक के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाए, बेटर रहेगी, ठीक है। परंतु यहाँ पर ये गलत है। शिक्षा और कार्य का अधिकार ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही रहेगा, अनुच्छेद 41 को लेकर। विदेशों के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध की जब बात हम करते हैं तो हमारे सामने एक दिमाग आता है 29 आर्टिकल, तो यही हमारा सही जवाब हो जाता है। जब एंग्लो भारतीय समुदायों के लाभ हेतु शैक्षिक की बात हम करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है यह जाति और भाषा के संबंध में, तो वह हमारा आर्टिकल बन जाता है 337। क्लासिकी अनुबंधन का प्रस्ताव किसने दिया है? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए। पावलाव सर। इवान पैट्रिक पावलाव। पावलाव। ऑप्शन पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, पहला वाला यही सही जवाब हो जाएगा। 1904 में आया था ये। सिगमंड फ्रायड ने अगर हम जब बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड लैंगिक विकास की बात करते हैं 1923 में। जब हम मैस्लो की बात करते हैं तो 1954 में बात करते हैं अब्राहम मैस्लो, आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत। जब हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं, ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं, तो वह वर्ष आता है कौन सा? 1913। बात करेंगे आगे। स्वर्णिम त्रिकोण, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार मारिएगा। बताइए क्या कहना उचित समझेंगे, क्या बोलना सीख कहेंगे, बताएं। सी लग रहा है। सी लग रहा है, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। काफ़ी कंफ्यूज हैं आप इस प्रश्न से, चलो कोई बात नहीं, आप करेक्ट कर लेंगे अभी इन सारे प्रश्नों के बारे में, है ना। आप अगर बी वाले ऑप्शन को देखे जाए, हाँ सर, ये 3 मादक देशों के पदार्थ समूह के रूप में प्रसिद्ध है जहां हीरोइन का उत्पादन किया जाता है। ये स्वर्णिम त्रिकोण को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं, गोल्डन ट्राइंगल है, इस प्रकार का त्रिकोण है जिसको हम बोलते हैं। यानी स्वर्णिम त्रिकोण क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से ड्रग्स ट्रैफिकिंग यानी नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित है या एक समस्या रही है। एक मिनट, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि नशीली पदार्थों की तस्करी से संबंधित समस्या है, तो उसे स्वर्णिम त्रिलोक कहते हैं। और ये स्वर्णिम त्रिलोक इलाका उस क्षेत्र को कहा जाता है जो थाईलैंड के चियांग राय प्रांत और म्यांमार और लाइनोस में मिलता है।
तो एक नाम याद रख लीजिए, थाईलैंड में चियांग, और म्यांमार, और लाओस। ये आपका सही रहेगा, है ना। जब हम बात करते हैं अपने देश की तो हमारे सामने नाम आता है दिल्ली, आगरा, जयपुर। ये पर्यटक केंद्रों का स्वर्णिम त्रिलोक कहते हैं इसको। क्लियर? क्लियर? जी सर। हाँ, जी याद सर। हाँ रखिए। सर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा यहाँ पर, बी। मैच करिए सूची 1 से सूची 2। समाज कार्य का उपकरण किसको मैच करने वाला है? पारस्परिक क्रिया से। अन्योन क्रिया, हाँ सर, ये फोर्थ हो ठीक है। जाएगा इसमें। अगर हम बात करते हैं समाज कार्य की तकनीक, साक्षात्कार। साक्षात्कार। समाज कार्य की पद्धति, सामाजिक कार्रवाई। सामाजिक कार्रवाई। समाज कार्य का क्षेत्र। श्रम कार्य। ऑप्शन बता दीजिए। डी करेक्ट हो जाए। हाँ, डी। मानवाधिकार कितने तारीख को मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। दिसंबर। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त। 19। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। अप्रैल। ऑप्शन बता दीजिए। दूसरा करेक्ट जवाब होगा बी। चलिए, मनोसामाजिक सिद्धांत बता दीजिए। हैमिल्टन। मनोविश्लेषिक सिद्धांत बता दीजिए। अधिगम, देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? सर स्किनर ने। अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक का आएगा सर, व्यवहार शोधन आएगा। हाँ, जो स्किनर आएगा व्यवहार संशोधन आएगा। ऑप्शन बताइए। ए। क्रॉस बन रहे 2 1 3 4 सी नंबर का ए ऑप्शन। कहाँ क्रॉस बन रहा है? पहला ऑप्शन सही भाई, हाँ सर, पहला करेक्ट। ऊपर आंटी।